जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए, हमारा चल रहा था प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर जो भी वस्तु रखा गया है यहाँ ए बी पर, ये ए बी वो एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब को आपको देखिए आभासी दर्शाया गया है। यहाँ पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए यहाँ पर ही ए बी डैश, ये जो ए बी आपको दिख रहा है ये एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए बी डैश पर। ये जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से देखिए प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा के आई। आपको हमने बताया था कि कोई भी अगर प्रतिबिंब आपको बनाना है तो वस्तु से दो किरण को गुजारना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से एक किरणें निकली और यहाँ देखिए आप कि दर्पण से टकराई। दर्पण से जैसे टकराया आपका रे जो है किरण, देखिए यह टकराने के बाद ये क्या हुआ कि इसको इसी पथ पर वापस लौट गया और ये किरण यहाँ से निकल के दर्पण से टकराई और वापस चली गई। तो देखिए जब आप इसको पीछे डॉटेड से मिलाएंगे तो आपको आकर के ये दोनों किरणें एक एप से गुजरेगी, एक किरण देखिए सेंटर से होकर गुजरेगी। तो आपने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी प्रकाश की किरण को या तो हम उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण, अगर वह वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें गुजर रही है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो आप नीचे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो वक्रता केंद्र से एक होकर निकलेगी और दूसर का एप से मिलेगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये एक दूसरे के कट कर रही है, एक दूसरे को किरण। तो यहाँ आपका एक प्रतिबिंब बन गया ए बी डैश। तो यही आपका हुआ कि यहाँ से आपका निष्कर्ष निकला कि अगर आप उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देख रहे हैं तो आप वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और मतलब जिस तरफ वस्तु रख देंगे उसका अपोजिट साइड इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ देखिए कि आप अगर वस्तु को रखते हैं ध्रुव पर, मतलब पी पर आप वस्तु को रख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है वो पी पर ही प्राप्त होगा। लेकिन आपका हमने बताया कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि रियल इमेज नहीं बनता है, वर्चुअल बनता है और हमेशा आप सीधा इसको प्राप्त करेंगे। और आकार में अगर पी पर आप वस्तु को रखें तो आपका आकार में भी पी के बराबर ही आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसी तरह से आप अगर रखते हैं वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में, अगर आप वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, ध्रुव तथा एप के बीच आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा और आभासी बनेगा। सीधा तो बनेगा हर हाल में, देखिए हमेशा सीधा ही बनेगा और आभासी ही बनेगा, कहीं भी आप रखिए, लेकिन छोटा बनेगा, वस्तु से बिल्कुल छोटा बनेगा उसका प्रतिबिंब। इसी तरह से आप अगर अनंत पर रखते हैं उत्तल दर्पण में तो उसका एफ पर प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं, तो बने रहिएगा क्लास में। देखिए अब हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। यहाँ से आपको प्राप्त होगा दर्पण सूत्र जो एग्जाम के लिए आपको बहुत जरूरी है। तो आप देखिए दर्पण चिन्ह परिपाटी को पहले किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, देखिए पोजीशन बताएगा, उसकी आकृति जो है नेचर प्रकृति उसका बताएगा, को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए दूरियों को धनात्मक एवं ऋणात्मक मानने के नियम को ही चिन्ह परिपाटी कहते हैं। मतलब कि आप क्या करें, गोलीय दर्पण में डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका नेचर किस तरह से होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, डिस्टेंस उसका कैसा होगा। तो उसी डिस्टेंस के लिए हम चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, उसको जो दर्शाते हैं। आप यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये आपका पोल है, ये आपका पोल जो दिखाई दे रहा है ये आपका पोल है। आप यहाँ पर किसी भी दर्पण को रखिएगा, उत्तल रखिए चाहे अवतल रखिए, कोई भी दर्पण आप यहाँ पर ही रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको दर्पण को रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ही आपको डिस्टेंस आपको मानना होगा। तो इस तरह से आप मानेंगे तो ये आपका प्रधान अक्ष होगा। प्रधान अक्ष को आप एक्स और एक्स डैश मान सकते हैं, ठीक। लेकिन देखिए अगर दर्पण आप रखें यहाँ पी पर तो आपको ऊपर और नीचे का देख लीजिए कि डिस्टेंस कैसा होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को आप क्या रखेंगे, धनात्मक रखेंगे, मतलब कि डिस्टेंस क्या होगा, अगर पर
ऊपर आप रखेंगे, यहाँ ध्रुव पर आप रख रहे हैं किसी को भी वस्तु को, अगर प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई भी दर्पण आप यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो होगा ना, ये जो प्रधान अक्ष आपको एक्स एक्स डैश दिख रहा है, इसके ऊपर वाला जो भी डिस्टेंस आप मानेंगे उसको पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसके नीचे मानेंगे, प्रधान अक्ष के नीचे आप जैसे ही आएंगे तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, दूरियां आपका निगेटिव प्राप्त होगा। इसी तरह से आप अगर इस तरफ जाते हैं, अगर बाईं तरफ जाते हैं, आप यहाँ पोल से, यहाँ जो दिया हुआ है इसके पोल से आप अगर जाते हैं लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको निगेटिव दूरियां प्राप्त होगी, मतलब ऋणात्मक आएगा। लेकिन आप इसी को राइट साइड जाएंगे तो आपको धनात्मक दूरी प्राप्त होगा। तो यही है चिन्ह परिपाटी में कि किस चीज को हम कहाँ रखेंगे तो क्या क्या मान हमारा बनेगा, मतलब किस चीज को कहाँ रखेंगे तो साइन क्या होगा हमारा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो देखिए कह रहा है मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पर धनात्मक प्राप्त होगा डिस्टेंस हमारा, लेकिन मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे तो निगेटिव हमारा प्राप्त होगा दूरी। मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष से ऊपर दूरियां क्या होती है, प्लस होती है, लेकिन मुख्य अक्ष से नीचे अगर आप जा रहे हैं तो आपको माइनस में चिन्ह प्राप्त होगा, जो हमने आपको बनाया कि अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको धनात्मक मिलेगा दूरी, और अगर लेफ्ट साइड में आप जा रहे हैं तो ऋणात्मक मिलेगा। इसी तरह से आप नीचे आएंगे अगर प्रधान अक्ष के तो आपको निगेटिव दूरियां प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए कि यहाँ चिन्ह परिपाटी में हमने क्या क्या माना, मुख्य बिंदु क्या क्या माना। तो दर्पण के मुख्य अक्ष को हमने एक्स एक्स डैश माना, आपने देखा कि हमने प्रधान अक्ष को एक्स एक्स डैश माना था। सभी दूरियों को गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मतलब कि ध्रुव से ही मापेंगे हम डिस्टेंस को कि किस तरफ हमारा प्लस आएगा किस तरफ से माइनस आएगा डिस्टेंस। इसी तरह से कह रहा है कि ध्रुव जो है आपका पी को मूल बिंदु माना जाता है, मतलब ओरिजिन माना जाएगा। कोई भी दर्पण को हम रखेंगे तो पी पर ही रखेंगे ताकि उसका पोल वहीं बने, उत्तल दर्पण रखें या अवतल दर्पण रखें। इस तरह से धनात्मक तथा ऋणात्मक दूरियों की दिशा निर्धारित करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए हमारा यही से दर्पण सूत्र में बहुत सारा सहायता मिल जाएगा कि किस दूरी को कहाँ कहाँ रखना है, किस तरह से रखना है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वस्तु दूरी, देखिए वस्तु दूरी को हमें मानना है, क्या मानना है, यू मानेंगे, और प्रतिबिंब दूरी को हम भी मानते हैं, तथा फोकस दूरी को एफ लेकर चलेंगे हम दर्पण सूत्र में। के बीच संबंध जो होता है ना, ये यू भी और एफ जो संबंध आपको प्राप्त होगा उसी को हम बोलते हैं कि यह है आपका दर्पण सूत्र। यह सूत्र अवतल उत्तल दोनों दर्पणों में लागू होती है। आप एक में प्रूफ कर लिए उत्तल में या अवतल में तो आपको दोनों दर्पण के लिए वैलिड हो जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ही ध्यान से, आप एक दर्पण रख लीजिए, यहाँ पर आपने एक अवतल दर्पण लगा लिया, ये आपको दर्पण दिख रहा है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। आप देखिए कि आप यहाँ पी है, ये एक बड़ा सा गोलीय दर्पण आपका था। तो देखिए आप यहाँ जो प्रधान अक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रधान अक्ष, इसी पर तो सारे डिस्टेंस होते हैं। यहाँ ध्रुव होगा, ये आपका फोकस है, इसी तरह से वक्रता केंद्र है, यहाँ पर कोई वस्तु आप रख रहे हैं। तो आप जब भी देखेंगे तो आपको जो दर्पण होगा और दर्पण से जो वस्तु के बीच का डिस्टेंस आपको प्राप्त होगा, जो आप मानेंगे उसको हमेशा आप यू मानेंगे। जो भी आप दर्पण से लेकर के और कोई भी वस्तु को अगर आप रखते हैं तो उसको, उस दूरी को आप यू मानिए। लेकिन आपको देखिए यहाँ प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, यहाँ जो इमेज प्राप्त हुआ है आपको सी और एफ के बीच में, तो इसको अगर आप मानेंगे तो ये आपका दर्पण हो गया। दर्पण से लेकर के आप प्रतिबिंब के बीच की दूरी को अगर आप नापते हैं तो इसको आप मानेंगे कि ये भी होगा, भी से आपको इससे डिनोट करेंगे। इसी तरह से आपका देखिए यहाँ एफ, तो आप भी जानते हैं कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच को हम फोकस दूरी बोलते हैं तो इसको हम एफ मानेंगे। और आप देखिए कि ये बड़ा सा एक गोलीय दर्पण है, आप इसे गोला के रूप में बनाएंगे तो आप कोई भी वस्तु को यहाँ से मानेंगे तो सी से आप कोई भी दूरी को मापेंगे तो आपको हमेशा आर प्राप्त होगा, मतलब वक्रता त्रिज्या प्राप्त होगी, क्योंकि सी आप हमेशा सेंटर मान रहे हैं। तो सी से अगर आप मानेंगे तो यहाँ से आपका एक डिस्टेंस प्राप्त होगा जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर होगा, मतलब कि वक्रता त्रिज्या से
वक्रता त्रिज्या आपको प्राप्त होगा। इस तरह से आपका वस्तु दूरी का आपने यू माना, प्रतिबिंब को भी और फोकस को एफ, और इसी तरह से वक्रता त्रिज्या का आपने आर मान लिया। ये हमारा होता है क्या, दर्पण सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत वीवीआई कितना भी लगाए कम है, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। दर्पण सूत्र देखिए आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। देखिए आपको अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है, 2 नंबर में भी आएगा तो हम आपको उतना बता देते हैं, लेकिन आप लोग कहिएगा कि 5 नंबर के लिए, तो हम अलग से इसको प्रूव करवा देंगे अच्छे से। देखिए आप इसको देखिए, आपकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में हमने संबंध निकाला था, देखा था आपने कि f बराबर r/2 हमने प्रूफ किया था। इसको भी आप याद रखिए कि ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इन दोनों के बीच में संबंध को। तो यहाँ f बराबर r/2 आप इसको दर्पण सूत्र में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप रखेंगे तो 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f आपने रखा था। लेकिन जब आप यहाँ 1/f रख रहे हैं तो देखते हैं कि फॉर्मूला आपका आया था f बराबर r/2, हमने प्रूफ किया था इसको। लेकिन देखिए अगर हमको बटा में ले जाना, देखिए f के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। जैसे 1 मानेंगे तो आप इसको पलटेंगे, जैसे आप इसको पलटेंगे तो 1/f हो जाएगा। तो जब इसको पलट रहे हैं आप f को, तो आपको r/2 को भी पलटना होगा, तो इसीलिए आपका 2/r यहाँ आपका प्राप्त हो जाएगा 1/f बराबर। तो आप यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर में 1/f भी आ सकता है, या फिर बराबर में आपका 2/r भी आ सकता है। मतलब कि इस दोनों के बराबर आप फॉर्मूला रखेंगे तो आपको ये भी बराबर में आएगा, और नहीं तो आपका ये भी आ जाएगा इसी के बराबर में, 1/u प्लस 1/v बराबर 2/r। लेकिन फॉर्मूला ज्यादातर आपका यही पूछा जाता है कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f का। ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा आपका दर्पण सूत्र। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आवर्धन क्या होता है हमारा। तो ये है आपका आवर्धन, जिसे मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान से यहाँ देखिए कि किसका ऊंचाई ले रहा है। गोलीय दर्पण आप रख लीजिए, उसमें आप अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आप अगर निकालते हैं, रखेंगे, तो उसको हम आवर्धन बोलते हैं। आप यहाँ देख लीजिए आराम से कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमने रख दिया, आवर्धन बराबर आपका होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को आपने h' माना है और आपने वस्तु की ऊंचाई को h माना है, तो आपका हो जाएगा h' बटा h, आवर्धन का फॉर्मूला। तो यही होता है आवर्धन का फॉर्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ आप अगर देखिए फॉर्मूला आराम से साफ साफ पूरा क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ होगा आपका m बराबर में h' बटा में h, आपका ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज का, तो आवर्धन का ये आपका फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो देखिए हमने h को m को माना है आवर्धन, और h' को प्रतिबिंब का ऊंचाई, और h को वस्तु की ऊंचाई हमने माना है। इसी तरह से आप देख लीजिए कि आवर्धन का सूत्र अगर दूरी में आपसे पूछ लेगा कि आपको डिस्टेंस में हमको बताना है कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे m बराबर -v/u, क्योंकि हमने डिस्टेंस को माना था, वहां से आपने देखा था कि हमेशा दर्पण से जो दूरी था हमारा, कोई भी दर्पण से हम डिस्टेंस रख रहे थे प्रतिबिंब का, तो हमने उसे भी रखा था। वहीं पर ही आपने देखा होगा कि किसी भी दर्पण पोल से अगर हम वस्तु की दूरी को रखे थे तो वहां हमने u माना था। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला हो जाता है m बराबर -v/-u। तो यहाँ आपने देख लिया कि किसको हमने क्या क्या माना है। तो यही होता है दूरी को कनेक्शन के अनुसार ली जाती है, मतलब कि आपने प्रतिबिंब की दूरी को माना था v और आपने वस्तु की दूरी को u माना था, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है। इसमें से एक एक पॉइंट आपका एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कहीं भी आपको किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।